नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जया मिश्रा। हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस सेहत से जुड़ी बीमारियों को लेकर जिससे आप भी जूझते हैं। उन समस्याओं के बारे में हम जानेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेनियल हेनरी, जो कि सेहत से जुड़े सवालों और समस्याओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर डेनियल, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। शुक्रिया। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपसे सवाल होगा, क्योंकि हम स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस मौसमी बीमारियों को लेकर जो लोगों के मन में एक द्वंद्व सा बना रहता है कि किस तरीके की स्किन की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, तो क्या ये मौसमी है या फिर पहले से स्किन की जुड़ी हुई प्रॉब्लम उनकी है। तो मैं चाहूँगी कि इस वक्त में कौन कौन सी बीमारियां स्किन से जुड़ी हुई लोगों को हो रही हैं, उसको ज़रा ब्रीफ कीजिएगा और उसके उपाय के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। हाँ जी, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है जी। और गर्मी भी अभी काफ़ी पड़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो उसके कारण से बहुत सारे इन्फेक्शंस, खास करके अभी जो है फंगस जो है, फंगल इन्फेक्शन जो हैं, जो स्किन के फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, एलर्जीज होती हैं, आर्टिकेरिया जैसे कि होता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बरसात के मौसम में जो है थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये सब जो है सीजनल बीमारियां हैं और बरसात के मौसम में खास करके ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। जी, क्योंकि कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की कि उनको स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हो रही हैं या बाल झड़ने की समस्या उनमें देखी जा रही है। तो मैं इसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी सच्चाई कितनी है, और अगर पोस्ट कोविड इस तरीके की दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं तो कैसे इससे बचा जा सके। देखिए, पोस्ट कोविड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो कोविड से भी जुड़े होते हैं जी। जैसे कि इसमें जो पोस्ट कोविड हेयर लॉस है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमारे पास हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनको अप्रैल या मई के महीने में कोविड हुआ रहता है और अब उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब इसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो खास करके जो महिलाएं हैं वो घबरा जाती हैं थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। ये एक हेयर साइकिल में चेंज होने के कारण से होता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पोस्ट कोविड टिलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। और इसके लिए जो है अगर हम इसका प्रॉपर केयर करें और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट आप चर्म रोग विशेषज्ञ से लेंगे तो इससे हम ठीक कर सकते हैं, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ जो कोविड से जुड़ी काफ़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कि आर्टिकेरिया एक बीमारी होती है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े रैश आते हैं बॉडी में, शरीर पे ददोरे जैसे आते हैं। ये नॉर्मल दूसरी कंडीशन से भी जुड़ा हो सकता है, पर एक इसका जो मेन कोविड के साथ भी इसका एसोसिएशन देखा गया है। और बहुत सारी ऐसे स्किन इन्फेक्शंस और ऐसी स्किन की बीमारियां पाई गई हैं जो चर्म रोग के साथ जुड़ी रहती हैं जी। तो यदि इनका एसोसिएशन निकाला जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है चर्म रोग के इलाज के लिए, और बाय चांस जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और जब हम उनकी जांच पड़ताल कराते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है। जी। तो स्किन का भी एक बहुत जो हमारी चमड़ी है, स्किन है, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है कोविड-19 पैंडेमिक से जुड़ा हुआ। जी, क्योंकि हमने समस्याओं के बारे में बात की, तो अब मैं आपसे बात करूंगी कि अगर अपनी स्किन को आपको हेल्दी रखना है तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो डाइट को लेकर हो, दिनचर्या को लेकर हो। मैं चाहूँगी कि आप ब्रीफ कीजिएगा ताकि हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएं कि पूरे दिन में अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए वो क्या कुछ करें। जी,
जी, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए देखिए हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा रहन सहन जो पैटर्न है आजकल का, वो काफी अनहेल्दी हो चुका है। तो उसके जी। कारण से जो है अगर हम जो लाइफस्टाइल सही नहीं अपनाते हैं, अपने जीवन शैली सही नहीं अपनाते हैं, तो उससे हमारी जाहिर सी बात है कि उससे हमारे शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है और हमारी स्किन पे, चमड़ी पर भी इफेक्ट पड़ता है। जी। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि अपनी नींद अच्छे से लें, और क्योंकि लोग आजकल जो नींद है कम लेते हैं, सोते कम हैं, तो नींद अच्छे से लें, अच्छा खाना खाएं, थोड़ा और प्रॉपर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, और पानी खूब पिएं, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। आजकल लोग पानी कम पीते हैं क्योंकि काम में बिजी रहते हैं, तो उनको ध्यान ही नहीं रहता कि वो अपनी बॉडी को और अपनी स्किन को भी रिहाइड्रेट करना है, बॉडी को भी रिहाइड्रेट करना है। तो पानी खूब पिएं और प्रॉपर स्लीप लें और अच्छे से नींद लें, और कुछ समय के लिए अपने शरीर को दें, कुछ व्यायाम करें या फिर ऐसा कुछ करें जिससे कि आपकी स्किन अच्छी बनी रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद जो लोग धूप में काम करते हैं, जिनको धूप में ऑफिस जाना रहता है, उनको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि धूप से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक धूप के कारण से भी हमारी जो स्किन है वो डैमेज होती है। जी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब कभी आपकी स्किन रूखी पड़ जाए तो प्रॉपर मॉइस्चराइजर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये जरूरी है। जी। क्योंकि स्किन को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्जिमा का जिक्र ज़रूर होगा, क्योंकि एक्जिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे तरीके के द्वंद्व होते हैं कि क्या ये कभी ठीक भी हो पाएगा, और कई समय में तो इसका जो इससे जुड़ी जो दिक्कत है वो लोगों को बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो डॉक्टर, आप ज़रा एक्जिमा को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम है उसको क्लियर कीजिए कि क्या ये कभी ना ख़त्म होने वाली बीमारी है क्या, या कैसे अपने वो बॉडी को ट्रीट करें तो वो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी देखिए, एक्जिमा जो एक कंडीशन होती है, ये जो पेशेंट्स को हो जाती है, तो जब हम इसका इलाज करते हैं तो ये ठीक भी हो जाती है जी। लेकिन ये बीमारी फिर से भी हो सकती है, क्योंकि ये एक शरीर की जो हमारी इम्यून मैकेनिज्म के कारण से हो रही है। और एक्जिमा जो है, तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ठीक हो जाता है जी। और फिर कई लोगों में ये फिर से भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि इसके लिए हमें बॉडी को, स्किन को मॉइस्चराइज रखने की, मॉइस्चराइजर यूज करने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता रहती है। तो इसे हम मॉइस्चराइज करके रखें, अगर हम प्रॉपर केयर लें स्किन की, तो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। पर ऐसा भी है कि ठीक होने के बाद ये बीमारी फिर से भी हो सकती है। जी, क्योंकि धूप के बारे में आपने बता दिया, पानी पीने का महत्व क्या है ये भी हमने जान लिया। अब मैं आपसे चाहूँगी कि कपड़ों का रोल क्या है, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम में बहुत सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके के कपड़ों को ना पहने, कॉटन कपड़े पहने। तो कपड़ों के रोल को मैं ज़रा समझना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम है तो फिर उसे कैसे कपड़ों को चूज़ करना चाहिए, कौन से वो कपड़े पहने कि उन्हें दिक्कत ना हो, इचिंग ना हो। जी, आजकल जो कपड़ों का पैटर्न है कि हम देखते हैं कि जीन्स आजकल भारत देश में बहुत कॉमन ड्रेस हो गया है, और गांव-गांव में लोग जीन्स पहनते हैं। जी। जीन्स पहनने के साथ हमने ये देखा गया है कि टाइट फिटिंग के कपड़े लोग ज्यादा पहनते हैं, क्योंकि लोग कंफर्ट को आजकल कम ध्यान में रख रहे हैं और फैशन को ज्यादा ध्यान में रखते हुए टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं। तो जो ये टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, और हमारे देश का जैसा वातावरण है, जो वेदर कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेट है, उसके कारण से हमने ये पाया है कि फंगल इन्फेक्शंस जो हैं, खास करके उनमें कपड़ों का बहुत ज्यादा रोल है। यदि हम एकदम टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो उसके कारण से जो है फंगल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि टाइट फिटिंग के कपड़ों पहनने से जो और भी कई प्रकार के जो स्किन इन्फेक्शंस है, जैसे कि एक स्किन चमड़ी की बीमारी होती है जिसको हम फ्रिक्शनल डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसको ज्यादा जो टाइट फिटिंग के जीन्स वगैरह पहनते हैं उसके कारण से हो सकता है।
तो ये सब चीजों के कारण से हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आपको जो है कपड़े जो है एकदम टाइट फिटिंग के नहीं पहनने हैं, और वेदर के हिसाब से जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार से आपको कपड़े पहनना चाहिए जी, ये बहुत जरूरी है। जी। अगर स्किन की बात आती है तो डॉक्टर, महिलाएं सबसे ज़्यादा इसको लेकर सजग रहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि भले ही उनकी उम्र बढ़े लेकिन वो उम्र उनके चेहरे पर ना दिखे, वो शरीर पर वो प्रभाव ना दिखे एज का। तो ऐसे में कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको छाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है या मस्से निकलने लगते हैं। तो वो महिलाएं कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, वो महिलाएं क्या करें ताकि उम्र होने के बाद भी उम्र दराज वो ना दिखें? जी, इसमें देखिए क्या होता है कि जो झाइयाँ निकलने लग जाती हैं, मस्से निकलने लग जाते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं जी। उम्र के साथ साथ महिलाओं में भी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या फिर कई बार जो मस्से निकलते हैं और अगर बहुत ज़्यादा मस्से रहते हैं तो वो शुगर के साथ या फिर आपके हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड के साथ जुड़े रहते हैं। तो इसमें हमको ये देखना है कि जो जो ऑयली फूड होते हैं, जो हम तेल वाली चीज़ों का, तला चीज़ों का सेवन कम करें तो हम मस्सों को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये मैं एडवाइस करता हूँ कि जिनको झाइयों की प्रॉब्लम है वो उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट फोटो प्रोटेक्शन यानी कि धूप से बचना बहुत ज़रूरी रहता है, और सन स्क्रीन का इस्तेमाल करना, प्रॉपर आपको फेस कवर करके और बाहर निकलना की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि आप धूप में ज़्यादा समय रह गए तो फिर से आपको बार बार झाइयों की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो है कभी कभी जो है हार्मोन जो है उसके साथ भी मेलाज्मा का एसोसिएशन रहता है। तो इसके लिए हमको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, खास करके झाइयों के लिए, कि हमको धूप से बचना है, और जो मस्से हो रहे हैं उसके लिए हमें जो है ऑयली और स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ जो है अवॉइड करना है, इसको हमको दूर रहना है। जी डॉक्टर, क्योंकि नशा करना हेल्थ के लिए हानिकारक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि ज़रा आप बहुत ही बारीकी से बताइए कि स्किन के लिए ये कितना हार्मफुल है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनके स्किन में और सामान्य किसी व्यक्ति के स्किन में क्या अंतर पाया जा सकता है? क्या उसका प्रभाव उनकी बॉडी पर दिखता है क्या? जी, जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या फिर ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, नशा करते हैं ज़्यादा, उनकी स्किन में जो है एजिंग जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ दिखने लग जाती हैं, पिंपल जैसी चीज़ें निकलने लग जाती हैं। क्योंकि इसमें दो चीज़ होती है कि जब हम जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी रहता है, और उसके बाद उनका जो खान पान भी है वो भी जो रहता है स्वस्थ नहीं रहता है और सेहतमंद नहीं रहता है। जी। तो उसके कारण से जो होता है हमारे चेहरे की जो फोटो, जो एजिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा दिखने लग जाता है, आपकी एज ज़्यादा दिखने लग जाती है, और इसलिए ये सब चीज़ के दुष्प्रभाव हमारे स्किन पे नज़र आते हैं। जी, एज के साथ, क्योंकि हर कोई अपने स्किन को लेकर, बालों को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव रहता है, हालांकि महिलाएं इसको लेकर ज़्यादा सजग रहती हैं, लेकिन फिर भी एक जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है पुरुष में कि उनके बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, कई लोग बहुत जल्दी गंजापन का शिकार हो जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है डॉक्टर? देखिए, इसका रीज़न जो बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन है कि पुरुषों में एक हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और ये जो गंजापन होता है ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहलाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाता है, क्योंकि जिनकी जो ये मेल हार्मोन के कारण से होता है। जी। तो
जो मेल्स हैं उनमें काफी जल्दी आजकल ये चीज देखने को आने लग गई है जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। तो ये एक हार्मोन से रिलेटेड रहता है और ये मेल हार्मोन से रिलेटेड रहता है। जी, स्किन को ठीक करने के लिए आजकल हम बहुत सारे ट्रीटमेंट देख रहे हैं जिसमें लेज़र थेरेपी भी एक है। मैं इसके बारे में भी आपसे समझना चाहूँगी कि ये कराना कितना सेफ है और कब इसकी ज़रूरत किसी को पड़ती है। जी, लेज़र थेरेपी जो है जब हम पेशेंट को देखते हैं तो उसमें भी हमारे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैनेजमेंट रहते हैं वो ऐसे पहले मेडिकल से चालू होते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब किसी को एक्ने हो गए, मान लीजिए पिंपल्स हो गए और पिंपल के कारण उनके दाग बहुत ज़्यादा छूट गए और हम उसको दवाई से स्कार को ठीक नहीं कर सकते हैं, तब हम उसमें लेज़र थेरेपी करते हैं। एक ये एग्जांपल है इसका जिसमें हम CO2 लेज़र यूज़ करते हैं। उसके बाद कभी कभी हमको मेलाज्मा के लिए भी जो झाई हो जाती है उसके लिए भी यदि दवाइयों से वो ठीक ना होए या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आए तो हमको लेज़र थेरेपी करना पड़ता है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जिसके लिए हमको लेज़र थेरेपी करना पड़ता है। लेकिन अगर उसके फ़ायदे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ये हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर हम इनको मैनेज कर सकते हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं और बहुत कम पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट भले देखने को मिलते हैं, पर इसमें जो है हम उनको पहले ही बता देते हैं। और जब भी आप लेज़र कराएं तो डर्मेटोलॉजिस्ट की, चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह से ही कराएं। और जहाँ इसके बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि एक्ने स्कार के लिए या फिर हम लोग जब करते हैं या फिर हम लोग करते हैं इसके लिए झाइयों के लिए करते हैं। कभी कभी हम लोग किलॉइड निकालने के लिए भी इसको लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। वॉट निकालने के लिए भी, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए भी करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ उदाहरण थे। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। जी, स्किन डिजीज़ कितनी संक्रामक होती हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी व्यक्ति में एक तरीके का स्किन डिजीज़ है तो क्या वो दूसरे व्यक्ति के साथ बैठता है, चीज़ों को शेयर करता है, तो वो बीमारी सामने वाले व्यक्ति में भी फैलने का खतरा है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को आपने जैसे बोला एक्जिमा है, तो एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जो कि नहीं फैलती, एक से दूसरे में नहीं जाती। वैसे ही एक सफेद दाग की बीमारी होती है जिसे हम विटिलिगो कहते हैं, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, इसका संक्रमण नहीं होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो ये जो फंगस है, ये अगर घरों में लोग सेम तौलिया इस्तेमाल करते हैं या सेम साबुन इस्तेमाल करते हैं या भाई बहन आपस में कपड़े शेयर कर लेते हैं जी। तो कभी कभी उसके कारण से एक से दूसरे में फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। जो इन्फेक्शियस कंडीशंस होती हैं, फंगस की बात मैं इस कारण ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि आजकल भारतवर्ष में शायद मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा केस हम फंगल इन्फेक्शन के ही देखते हैं। जी। तो क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलता है। उसके अलावा एक स्केबीज नाम की बीमारी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है और ये पूरी परिवार में एक से दूसरे को हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन जो है, अगर जो बीमारी है फंगस के कारण से या बैक्टीरिया के कारण से या वायरस के कारण से फैल रही है तो वो दूसरे लोगों में फैल सकती है। यदि बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज है जो अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कारण से होती है या कोई एलर्जी है तो वो एक से दूसरे में नहीं फैलेगी। जी, अब मार्केट प्रोडक्ट को लेकर मैं सवाल करूंगी क्योंकि जल्दी गोरा हो जाना हर किसी की चाहत होती है, खासतौर पर अगर कोई महिला सांवली है तो वो चाहती है कि वो कैसे गोरी हो जाए, फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट इसके लिए इस्तेमाल करती है। तो मार्केट प्रोडक्ट को लेकर डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट सही हैं या हर तरीके के एक्सपेरिमेंट अपने स्किन पर करना सही है क्या?
मैं ये बोलूंगा कि हर तरीके के एक्सपेरिमेंट अपने स्किन पे ना करें, क्योंकि यदि आप कोई एक क्रीम लगा लेते हैं, कोई भी जाके आप फार्मेसी से कोई भी क्रीम जिसका आपने ऐड देखा या कहीं पेपर में देखा या मैगजीन में देखा, उसको आप जाके खरीद लेते हैं और उसको आप लगाते रहते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं और उसके कारण से आपके स्किन में और भी दूसरे प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं, जैसे झाइयाँ बढ़ जाती हैं, कभी पिंपल ज़्यादा आ जाते हैं, या आप धूप वगैरह में जाने से आपको बहुत तकलीफ होने लग जाती है, आपकी चमड़ी पतली हो जाती है। ये सब ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो खास करके महिलाएं जो गोरा होने के लिए उन लोग ने कोई क्रीम लगाई और उसके बाद उनका स्किन गोरा होने की जगह और ज़्यादा खराब हो गया जी। तो मैं यही कहूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह के आप किसी भी ऐसे मार्केट प्रोडक्ट का यूज़ ना करें और प्रॉपर सलाह लेके ही उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता रहता है। जो भी दवाइयों का आप ऐड देख रहे हैं कि उससे कितना आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए जब तक आप एक चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखा के उनसे दवाई नहीं लें, तब तक उसका उपयोग ना करें। जी, डाइट को लेकर अब मेरा सवाल होगा, क्योंकि बेहतर डाइट लेना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन डाइट में आपको क्या क्या शामिल करना है, इसको ज़रा ब्रीफ कीजिए। देखिए, डाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के लिए कुछ कुछ चीज़ें बहुत असेंशियल होती हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गए, बालों के लिए, स्किन के लिए जिंक हो गया, और जो आपके विटामिन सी जितने कंटेनिंग फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, विटामिन सी हमारे स्किन के लिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, वो बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी होना, और ऐसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन की मात्रा भी शरीर में अच्छी होना, ये भी ज़रूरी रहता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको फ्रेश फ्रूट्स खाना और जो सब्जियों का सेवन करना नियमित मात्रा में ज़रूरी रहता है, और पानी को जो है हम काफ़ी पिए तो वो हाइड्रेट करने से, मैंने पहले ही बोला कि स्किन आपकी अच्छी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। जी, तनाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सेहत को लेकर अगर मैं कहूँ तो मानसिक तौर पर तो है ही, आपको बहुत सारी दिक्कतें। स्किन को लेकर कितनी ये दिक्कत वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी स्किन पर उसका असर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो उसके चेहरे पे दिखेगा जी कि वो स्ट्रेस में है, क्योंकि उसकी एजिंग प्रोसेस भी दिखेगा। स्किन एजिंग हो सकती है, उससे झुर्रियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, चेहरों पे पिंपल आना, उसके बाद बालों का झड़ना, क्योंकि स्ट्रेस के कारण से हेयर लॉस बहुत कॉमन है। फिर कई लोगों को स्ट्रेस के कारण से इचिंग भी हो सकती है, मतलब खुजली भी हो सकती है, और तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे स्किन पे दिखने लग जाती हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, गर्भवती महिलाओं को लेकर अब मैं सवाल करूंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं किसी भी महिला में, तो उसको लेकर सवाल है मेरा कि उस वक्त में जो भी दिक्कतें किसी महिला को हो रही है, क्या उसे करना चाहिए, और पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान कितना समय लग जाता है उनको रिकवर करने में इससे? जी, तो देखिए, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि बॉडी कोई भी बीमारी अगर होती है तो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, उसके कारण से जो है आपको जो भी बीमारी होती है वो बढ़ सकती है। उसके साथ ही साथ हम जब कोई भी बीमारी को अगर ट्रीट करते हैं तो मोस्टली हम ओरल ड्रग्स अवॉइड करते हैं उसके लिए,
की गोलियां हम नहीं देते हैं, और उसके लिए हम सिर्फ मलहम वगैरह जो लगाने के लिए देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपकी स्किन जब आप वेट बढ़ता है आपका, तो उसके कारण से आपको स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं, या जी। फिर फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं कभी कभी, और इचिंग प्रोराइटस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जीज जो है बढ़ जाती है कभी कभी। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो और उसके बाद जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो अचानक से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी उनको होने लग जाता है जी। पोस्ट प्रेगनेंसी। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं बोलूँगा कि जैसे आप इसके लिए जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो जब पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उनको मॉइस्चराइज करना चाहिए स्किन को, मॉइस्चराइज़र एक अच्छा यूज़ करें। और जो भी अगर कुछ कंडीशन हो जाती है, ऐसी कोई स्किन की बीमारी हो जाती जी, है, तो यानी कि चर्म डॉक्टर रोग खास विशेषज्ञ से ख्याल संपर्क रखना करें। चाहिए कुल और मिलाकर जब किसी को भी पोस्ट अपने स्किन प्रेगनेंसी को अगर हेल्दी हेयर रखने लॉस के होता लिए। है तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और ज़रूरी जानकारी हम तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका। तो सेहतनामा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।